अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट। डियर व्यूवर्स, अगर आपको सिकंदर राइट्स की वीडियो पसंद आती हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद पुरलुत्फ वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से हमारी दरसी किताबें हमें ये तो बताती हैं कि आपने 17 साल की छोटी सी उम्र में फौजी जर्नैल का ओहदा संभाल कर सिंध पर हमला किया और बड़ी महारत से दिबल से लेकर मुल्तान तक सारा इलाका थोड़े से अरसे में फतह कर लिया। ताहम ये किताबें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद कहाँ गए। दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे नौजवानों ने भी ये दिलचस्प सवाल कभी नहीं उठाया। हालांकि ये फितरी सी बात है कि बंदे को ये तजस्सुस पैदा होता है कि आखिर में नौजवान जिसने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया, उसने बाकी की जिंदगी कैसे गुजारी। किसी मशहूर शख्स का अहवाल मालूम ना हो तो हैरत की बात नहीं, लेकिन अगर किसी शख्स ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया हो तो उसकी मौत के हवाले से किताबों में कोई जिक्र ना मिलना यकीनन हैरत की बात है। पहली बात तो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध की फतह के बाद ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहे। आप 17 साल की उम्र में सिंध पर हमला करने निकले। 1300 साल पहले सिंध का इतलाक जिस इलाके पर होता था वो बहुत लंबा और चौड़ा था। वो मगरिब में मकरान तक, जनूब में बहरे अरब और गुजरात तक, मशरिक में मौजूदा मौलुवे के वसत और मानवे राजपूताना तक, शुमाल में मुल्तान से लेकर जनूबी पंजाब के अंदर तक वसी था। इस तमाम इलाके को सिंध ही कहा। सिंध दो हिस्सों में मुकीम था। इसके शुमाली हिस्से पर सिंध पर राजा दहार के बड़े भाई धरतिया की हुकूमत थी और जनूबी सिंध पर राजा दहार की। दोनों में इख्तलाफात तब पैदा हुए जब दहार ने अपने नजूमियों के कहने पर अपनी बहन लाडी से शादी कर ली। नजूमियों के मुताबिक लाडी बहुत खुश नसीब थी और जिससे उसकी शादी होती हुकूमत उसी के पास रहती। राजा दहार के बड़े भाई धरतिया को ये बात बहुत नागवार गुजरी और एक बड़ी फौज को लेकर राजा दहार पर हमला आवर हो गए। जंग हुई। इससे पहले कि दोनों में जंग होती, राजा धरतिया को चीचक की बीमारी का शिकार हुआ और मारा गया। इस तरह राजा दहार पूरे सिंध का हुक्मरान बन गया। ये मुल्क सिंध बहरी लुटेरों, चोरों, डाकुओं और सल्तनत इस्लामिया के बागियों के लिए एक महफूज पनाहगाह थी। एक मर्तबा श्रीलंका के हाकिम ने कुछ तोहफे तहाइफ उनकी खिदमत में अरसाल किए और इस जहाज पर कुछ मुसलमान मर्द औरतें बैतुल्लाह शरीफ की जियारत की गर्ज से भी सफर कर रही थे, लेकिन दीबल के मकाम पर यह जहाज बहरी लुटेरों का निशाना बना और जहाज के तमाम मुसाफिरों को बंदी बना लिया गया, सिवाय एक शख्स के। वो फरार होकर हुजाज बिन यूसुफ की खिदमत में हाजिर हुआ। इन दिनों मुसलमान अतलस यानी कि स्पेन और तरिकिस्तान की फतूहात में मसरूफ थे, इसलिए हिजाज बिन यूसुफ इस मामले को खत किताबत से निपटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा दहार के मनफी जवाब जुमले इस हमले की नौबत आई। इस हमले की सरपरस्ती के लिए हुजाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को चुना। मुसलमान इस वक्त सुपर पावर की हैसियत रखते थे। रोम और फारस को अजीमुशान सल्तनत को गरूर खाक में मिला चुके थे। इनके जंगी हथियार और तोपों की तकनीकों राज दहार की फौज की कोई जवाब ना था, इसलिए दीबल में मौजूद कराची के आसपास कोई जगह है से लेकर मुल्तान तक के बाद एक यके बाद दीगरे फतह करते चले गए। लेकिन दोस्तों, इन फतूहात से बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम ने जो कारनामा सरअंजाम दिया वो इलाकों की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसमें फतह के अगले रोज ही ऐलान करवा दिया कि जो अपने मजहब पर कायम रहना चाहता है उसे अपने मजहबी तौर तरीके अपनाने की मुकम्मल आज़ादी है। इसके अलावा मंदिरों और चर्चों का सालाना वजीफा भी मुकर्रर कर दिया गया। अवामुन्नास में इतना मकबूल हो चुका था, उनकी याद में शहर के बीचों बीच एक मुजस्सिमा तैयार करवा दिया। अब शुरू होता है इस कहानी का स्याह हिस्सा। तकरीबन सारे मौरिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की वफात 20 साल की उम्र में हुई। दूसरी बात यह कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत मैदान जंग में लड़ते हुए
نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے۔ اگرچہ مورخین کوئی متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم اپنے حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں موت کا شکار ہوئے۔ بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو بیانات ملتے ہیں۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر بنی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ دہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت اور راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم مسلمان بن عبد المالک کو بھجوا دیا۔ راجہ دہر کی بیٹیوں نے راجہ دہر کو بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر یہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کروا کر واپس لایا جائے، اور اس کے حکم پر عمل ہوا۔ تاہم بیل کی کھال میں دم گھٹنے سے راستے میں ہی محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی۔ بعد میں خلیفہ راجہ دہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے راجہ دہر کی بیٹیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ دوسرا بیان البغاری کی کتاب فقہ بالادان سے اقتباس ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد اس کے بھائی سلمان بن عبد المالک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی حجاج بن یوسف کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو قید کر لیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی حاکم۔ ناظرین، ان دونوں ہی بیانات کے مطابق حاکم ہی اس عظیم جرنیل کی اذیت ناک موت کا ذمہ دار تھا، جس نے ایسے عظیم اسلامی سپوت کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔